आप लोगों ने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के? क्वेश्चन आप लोगों ने देखे? हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दे पाए मैम। नहीं देखे? ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ आ रहा है? अभी आपको लग रहा है सब समझ में आ रहा है, 10 दिन के बाद में अगर मैं आपसे पूछूंगी आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं ना। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, हो रही है। ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की हिंदी में होती है नमूनाकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं नमूनाकरण। कि हम जब भी कोई भी रिसर्च करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सैंपल होता क्या है, देन आप सैम्पलिंग समझेंगे। देखिए ये पिक्चर समझ में आ रही है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं इसमें। और यहाँ पे क्या है, इसमें भी इसी ग्रुप के कुछ लोग हैं, बट यहाँ पे जो नंबर है वो कम है। सबको दिख रहा है ये? यस मैम। यहाँ पे क्या है कि लोग सेम है, पीपल सेम है, बट यहाँ पे जो नंबर है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो नंबर है वो कम है। ठीक है। तो यहाँ जो एक मेन इस चीज को हम बोलेंगे कि ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो पॉपुलेशन से ही हम हमें जिनके ऊपर रिसर्च करनी होती है, हम उनसे जिन लोगों को निकालते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारा सैंपल है। अच्छा, सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और यही जो प्रोसेस होता है कि पॉपुलेशन से एक्सट्रैक्ट करना, उनके ऊपर अपना रिसर्च का काम करना, इसी प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग की अच्छा जरूरत क्यों पड़ी? सैम्पलिंग, सपोज अगर जैसे कल हम हाइपोथेसिस में हमने एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर हमें स्टडी करनी है। तो अगर हमें बच्चों की ग्रोथ के ऊपर स्टडी करनी है, तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली में जो 6 साल से लेके 12 साल के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर स्टडी करूंगी। तो अगर दिल्ली में मैं 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों की पॉपुलेशन देखूं, तो वो करीब करीब 5 लाख तक बच्चे होंगे, या मे बी इससे भी ज्यादा बच्चे हों। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक रिसर्चर जाके उन 5 लाख बच्चों के ऊपर रिसर्च करे, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मनी चाहिए, बहुत रिसोर्सेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उन 5 लाख बच्चों को ना लेकर, सपोज उसी में से मैंने ये कहा कि मैं 100 बच्चों को ले रही हूँ और मैं इन 100 बच्चों के ऊपर स्टडी करूंगी। ठीक है। तो वो जो 100 बच्चे होंगे हमारे, वो हमारा सैंपल हो जाएगा। और वो जो 5 लाख बच्चे थे दिल्ली में, 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों, वो हमारे पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। सो सैम्पलिंग मीन्स, और सैम्पलिंग की हिंदी होती है नमूनाकरण। ठीक है। सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च। कि हम एक्चुअल में जिस चीज से डेटा ले रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वो हमारा, उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है मैंने, इफ यू आर रिसर्चिंग द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के ओपिनियन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चों को नहीं उठाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत हो सकते हैं। बट आपने अगर उसमें से 100 बच्चे उठा लिए, तो वो 100 बच्चे आपका सैंपल हो जाएगा। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, वो आपका पॉपुलेशन होगी। तो ये चीज समझ में आई, सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है। तो मेजरली सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आई होप आप सब ने 10th क्लास तक मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, जिसको आप बोलते थे प्रायिकता। हिंदी में प्रायिकता बोलते थे, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते थे। सबने पढ़ी है यस प्रोबेबिलिटी? मैम। यस मैम। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, एक बहुत एक
एग्जाम्पल, जो बेसिक एग्जाम्पल लेकर टीचर समझाते थे कि अगर आपने एक सिक्का उछाला, आपने एक कॉइन फ्लिप किया अगर, तो एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। तो हर टाइम हर टाइम जब आप सिक्का उछालते हो तो जितनी संभावना होती है कि हेड आ जाए, उतनी ही संभावना होती है कि टेल आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि हेड और टेल आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर होती है। ठीक है, अगर आपने एक बार सिक्का उछाला और अगर आपका हेड आ गया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस बार आपका हेड आया है तो अगली बार भी आपका हेड आए, अगली बार आपका टेल आ सकता है। ठीक है, या अगली बार फिर आपका हेड आ सकता है, या अगर आप सिक्का उछालते जा रहे हो तो ये भी पॉसिबल है कि आपका हर बार हेड आए। ठीक है, तो उसमें हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यही होती है कि जो भी पॉपुलेशन से जब हम सैंपल उठाते हैं, देखो ये सैंपलिंग की टेक्निक है, सैंपलिंग की टेक्निक हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो जो भी चीज इसमें हो रही है वो पॉपुलेशन के साथ होगी। ठीक है, क्योंकि हम सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से उठाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होती है कि ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हर इंसान के पास में इक्वल, इंडिपेंडेंट एंड नोन, सबके पास एक समान, स्वतंत्र और ज्ञात संभावना होती है सेलेक्ट होने की। ठीक है, कि आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे अगर आपने कॉइन फ्लिप किया तो आपका अगर हेड आया तो हेड आना टेल आने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, हेड और टेल बिल्कुल अलग अलग है और दोनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जैसे अगर अगर पॉपुलेशन में मैंने कहा कि 100 लोग हैं तो हर इंसान की प्रोबेबिलिटी 1/100 ही होगी सेलेक्ट होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझ में आ गई। जी मैम। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर टाइप्स होते हैं और दूसरा जो मेजर डिवीजन होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है हमारा कि इसका जस्ट उल्टा होगा, तो पॉपुलेशन के हर मेंबर के पास में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है। ठीक है, अभी हम इसके टाइप्स देखेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी बताए मुझे। कहीं से भी कुछ भी उठा लेना, मतलब हमारे हाँ सैंपल है उसमें से किसी को भी उठा लेना। हाँ, जैसे किसी भी एक को रैंडम को चुन। हम ऐसे, हाँ गुड, जैसे रैंडम को हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मैं तो रैंडमली जा रहा था, मैं रैंडमली मैंने गलियों में वॉक कर ली, मैं तो रैंडमली ये पीस उठा ली। ठीक है, शॉपिंग करने गए थे, मैंने तो रैंडमली ले लिया। ठीक है, मतलब हमने, हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यही होती है कि जो भी एलिमेंट या मेंबर है पॉपुलेशन का, सबका जो एक चांस है वो इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। सबसे बेसिक टाइप की सैम्पलिंग होती है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप लोगों के स्कूल में गेम्स होते होंगे या फिर जो प्रोजेक्ट मिलते होंगे या वाइवा में होता होगा, या मोस्ट कॉमन आपने फेयरवेल जब कभी भी आपने अटेंड करी होगी, तो फेयरवेल में क्या होता था कि किस कंटेस्टेंट के पास में किसको क्या परफॉर्म करना है या किसको क्या मिला है, वो लोग क्या करते थे, एक बोल लेते थे, बोल में पर्चियां बना के रखते थे, चिट बना के रखते थे। ठीक है, आप गए, आपने उससे एक चिट निकाल ली, तो उसमें इतनी चिट है, आपके हिस्से में कोई भी चिट आ सकती है, तो वो रैंडमली चिट आप चूज करते थे ना। तो ये जो फिश बोल मेथड हो गया, ये जो इसको लॉटरी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कि आप रैंडमली गए, आपने एक वहां से चिट उठा ली, तो ये क्या है, आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। क्लियर है। आप डेफिनेशन चाहे भले मत याद रखिए, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ आप उनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या लॉटरी सैम्पलिंग जो आपकी होती है, एक बोल में चिट की तरह होती है, कि जैसे बोल में चिट रखी हुई है, आप गए और आपने एक उससे चिट उठा ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर में है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेटेरोजीनियस है, मतलब विषम है,
विषम मतलब एक तरह की पॉपुलेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक पॉपुलेशन में फीमेल भी है, मेल भी है, ठीक है? तो अगर मैंने कहा कि 100 लोग हैं, उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है? तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने ये पढ़ा कि हर मेंबर के पास में सिलेक्शन का चांस इक्वल होता है। तो अगर मान लो 100 लोग हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, और उस 100 लोगों में से अगर मैंने एक ही बोल में पर्चियाँ बना के रख दी, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है? कि सपोज़ ये कहा गया कि जो जॉब में प्रमोशन है, स्टाफ का 100 लोगों का स्टाफ है, मेल भी है, फीमेल भी है, वो फिश बोल मेथड से मिलेगा, लॉटरी मेथड से मिलेगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये भी तो पॉसिबल है कि अगर 20 पर्चियाँ निकालनी है, हमें 20 लोगों को प्रमोशन मिलना है, तो वो 20 के 20 मेल आ जाएँ या 20 के 20 फीमेल आ जाएँ। दोनों चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी हमारी वो एक तरह की नहीं थी, वो 2 तरह की थी, ठीक है? तो ऐसे केसेस में जब पॉपुलेशन मिक्स होती है, एक तरह की नहीं होती है, तो वहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करते हैं। स्ट्रेटिफाइड वर्ड बना है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा का मतलब होता है अलग-अलग स्तर, अलग-अलग लेवल। तो इस केस में जो पॉपुलेशन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं अलग-अलग स्ट्रेटा में, अलग-अलग स्तर में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 100 लोग हैं, तो मैंने उनको, अगर उसमें 40 फीमेल है, तो मैंने 40 फीमेल्स का अलग ग्रुप कर लिया। मैंने 60 मेल्स का अलग ग्रुप कर लिया, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं कि 40 और 60 से हम इक्वल रेशियो में बच्चे ले रहे हैं, ठीक, सॉरी, मेल फीमेल ले रहे हैं। इसमें जो पॉपुलेशन होती है उसको, उसका एक स्ट्रेटम होता है, पॉपुलेशन को अलग-अलग करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो प्रेज़ेंट होता है एक्चुअल में। जैसे अगर एज डिफरेंस है तो सॉरी, अगर एज डिफरेंस है तो एज के अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर लेंगे, अगर जेंडर डिफरेंस है, जेंडर के अकॉर्डिंग उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है? इसका एक मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो एक कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, ठीक है? और उन 1000 बच्चों में जो 600 बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, जो आर्ट पढ़ते हैं, और जो 400 बच्चे हैं वो कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है देखो 2 लेवल में है, 600 बच्चे अलग स्ट्रीम के हैं, 400 अलग हैं। इन इसमें अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो सबके पास सिलेक्शन का चांस इक्वल नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि इन 4 बच्चों में मैं 100 बच्चों का एक सैंपल लूँगी, तो इन 100 बच्चों के सैंपल में मैं ये कर सकती हूँ कि जो 60 बच्चा है मैंने ह्यूमैनिटीज़ से ले लिया, 40 बच्चा मैंने कॉमर्स से ले लिया। क्योंकि यहाँ पर भी इसका रेशियो ऐसा ही था, 60-40 का रेशियो था। तो यहाँ पर भी मैंने सेम क्या किया कि 100 बच्चे लिए, जिसमें 60 बच्चे मैंने आर्ट्स से उठाए, 40 बच्चे मैंने उठाए कॉमर्स से। तो मतलब जो एक्चुअल पॉपुलेशन में रेशियो प्रेज़ेंट था, हमने सेम रेशियो सैंपलिंग वाली पॉपुलेशन सैंपलिंग में भी रखा, ठीक है? तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में एक पॉपुलेशन का एक स्ट्रेटा होता है, एक स्तर होता है, उसमें उसको हमें डिवाइड करना होता है। उसके बाद में जिस रेशियो में एक्चुअल पॉपुलेशन में मेंबर थे, उसी रेशियो में उसको हम सैंपल में रखते हैं, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है कोई? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं आया समझ में। देखो, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हम तब यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन मिली-जुली होती है, ठीक है? पॉपुलेशन मिक्स होती है, पॉपुलेशन एक तरह की नहीं होती है। सपोज़ मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है? दोनों हैं, तो पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। तो इस केस में हम मेल के अलग ग्रुप बना लेते हैं, फीमेल के अलग ग्रुप बना लेते हैं, और देन हमें जितने-जितने मेंबर चूज़ करने हैं, हम मेल से, फिर मेल से उसको उठाते हैं और उतने हम फीमेल से उठाते हैं, ठीक है? पॉपुलेशन मिली-जुली होती है, ये इसका मेन पॉइंट है। और पॉपुलेशन जब मिली-जुली होती है, तो उसको हम उसी स्तर में बाँट लेते हैं, जिस स्तर में वो है, ठीक है? ओके मैम। क्लियर हो गया? इसके बाद में है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग। आप सबने क्लस्टर नाम सुना होगा, क्लस्टर किस-किसने सुना है मुझे बताओ, किसने नहीं सुना है वो मुझे बताओ?
जी मैम, सुना है। क्या होता है क्लस्टर? क्लस्टर मतलब कि कुछ मतलब ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उनको बोलते हैं आई थिंक। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जिसकी योग्यता होती है, जैसे कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, उनका अलग अलग ग्रुप होता है, गुच्छ होता है ना, जो ग्रुप्स। ओके, क्लस्टर क्लस्टर सैम्पलिंग या क्लस्टर नमूनाकरण, जैसे आपने ये देखा होगा कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट के और सब डिवीजन होते जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में बांटेंगे, फिर ये बोलते हैं कि एक क्लस्टर में इतने ब्लॉक आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्लस्टर सुना है ना आपने, स्टेट के रेफरेंस में सुना होगा क्लस्टर यूज होता है। इस क्लस्टर का यस हेड मैम। ये है, इस क्लस्टर का हेड ये है ना। अब देखो क्लस्टर सैंपलिंग कब यूज होती है। जो हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, ये सैंपलिंग हम तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, और हर यूनिट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो वहां पे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं करेंगे, वहां पे रिसर्चर करेगा क्लस्टर सैंपलिंग। अब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन को हम क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर नेशनल लेवल सर्वे है, तो सबसे पहले उसके कुछ लेवल होंगे, जैसे उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएंगे, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक में विलेज होंगे, ठीक है। ये मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग के अंडर में ही आती है। इसको आप इससे समझो, जैसे ये पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन है, मैंने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो 3 क्लस्टर बने, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो ये क्लस्टर इसी पॉपुलेशन से ही आ रहे हैं, ठीक है। और इन 3 क्लस्टर में से मैंने एक क्लस्टर को उठा लिया और इस पे मैंने स्टडी करी, और जो रिजल्ट आया उसको मैंने जनरलाइज कर दिया कि इन तीनों क्लस्टर्स पे, कि अगर ये इस क्लस्टर पे काम कर रहा है तो बाकी 2 क्लस्टर पे भी काम करेगा। एक डिफरेंस मैं In आपको बता, language we can say it's a group, no? ये हाँ पॉपुलेशन में से 3 ग्रुप अलग अलग निकाल लिए। हाँ, 3 हमने ग्रुप बनाए, 3 समूह बनाए, और उन समूह में से एक समूह मैंने उठा लिया। या सपोज अगर ग्रुप ज्यादा बनते, सपोज 5 ग्रुप बनते, तो मैंने कहा कि मैंने 3 ग्रुप उठा लिए, 6 ग्रुप बने मैंने 4 उठा लिए, ठीक है। और एक डिफरेंस जो क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में है, कोई मुझे बताएगा वो डिफरेंस क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग में भी हम ग्रुप बना रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड में भी हम ग्रुप बना रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीवन फ्रॉम द क्लास, कोई भी बताए मुझे। मैम क्वेश्चन एक बार वापस से बोल दीजिए। क्लस्टर सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है? हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर को रैंडमली पिक किया और सिस्टमैटिक में हम जैसे नाम है उसका सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमैटिक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। मैम इसमें पॉपुलेशन हम डिवीजन करते हैं, पॉपुलेशन का हमने डिवीजन किया था, और इसमें हमने क्लस्टर्स बनाए। तो जो हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, वो भी तो हमने पॉपुलेशन का डिवीजन करके ही तो बनाए हैं। आज छुट्टी है, ऑलमोस्ट छुट्टी ही होगी आज सबकी, ठीक है। रोज सबके पास में एक एक्सक्यूज रहता था कि मैम मेरी तो क्लास है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अगर इतनी ही स्ट्रेंथ रही, तो लाइव क्लासेस का क्या मतलब है? मैं आपको सीधे सीधे से जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पहले से वही क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाए, आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखो डिफरेंस मैं बताती हूँ क्या है क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में।
वहां पे क्या हुआ, जब हमने स्टेटा बनाए, डिफरेंट लेवल बनाए अपने पॉपुलेशन के, सपोज अगर यहाँ पे 3 मैंने बना दिए, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड का है, मैंने कहा कि ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, और ये यहाँ पे अदर्स है। मैंने 3 स्टेटा बनाए, तो स्ट्रेटिफाइड में इन तीनों स्टेटा से हम लोग उठाएंगे, मेल से भी उठाएंगे, फीमेल से भी उठाएंगे, अदर से भी उठाएंगे। अगर इससे हम 20 ले रहे हैं तो इससे भी 20 लेंगे, इससे भी 20 लेंगे। बट क्लस्टर में ऐसा नहीं है, हम सारे क्लस्टर से मेंबर को नहीं उठा रहे हैं, हम पूरे पूरे क्लस्टर से ही उठा ले रहे हैं। अभी क्लियर है सबको? हमने सीधे सीधे क्लस्टर्स उठा लिए, ठीक है। Yes, ma'am. डिफरेंशिएट नहीं किया, दैट मीन्स उस ग्रुप में मेल फीमेल बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, राइट? हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, बस यहाँ का एक क्राइटेरिया ये है क्लस्टर का कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी जब, तो हम क्लस्टर सैंपलिंग से जाएंगे और हम क्लस्टर का क्लस्टर उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम हर क्लस्टर से कुछ मेंबर उठा रहे हैं, हमने कुछ क्लस्टर्स उठाए, हमने कहा कि अगर ये इस पे एप्लीकेबल है तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Yes, ma'am. सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। जैसे इसका नाम ही है सिस्टमैटिक, तो इसमें एक होती प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही है, बट इसमें हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें तो इसमें हमारा क्या होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में, कि हम जो भी लोग उठा रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, हम उसमें एक सिस्टम लगाते हैं जो सब पे एप्लीकेबल होता है। जैसे ये देखो कि ये एक पॉपुलेशन है, ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमने सेकंड मेंबर उठाया, उसके बाद में हमने ये कहा कि हम हर थर्ड मेंबर उठाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मूवी लगी थी, ठीक है, तो हमें एक मूवी का रिव्यू लेना था कि मूवी कैसी है, तो जो भी वहां पे रिसर्चर था वो खड़ा हुआ, उसने ये कहा कि हम जो सेकंड मेंबर आएगा उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम हर थर्ड मेंबर से पूछेंगे कि मूवी कैसी है। तो यहाँ पे पहले तो इसने सेकंड मेंबर से पूछा, फिर 1 2 3 जो ये मेंबर आया इसने इसको उठा लिया, इससे पूछा, फिर थर्ड मेंबर, फिर थर्ड मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही, बट हमने एक सिस्टम फॉलो किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण। ओके, ये समझ में आई सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। जी मैम। और ये जरूरी नहीं है कि हम थर्ड पर्सन उठाएं, हमारा खुद का क्राइटेरिया है, हमने कहा कि हम हर फोर्थ पर्सन को उठा लेंगे, हम हर फिफ्थ को उठा लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने अब तक 4 पढ़े, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ये 4 टाइप्स होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो देखो, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो पॉपुलेशन है उसके हर मेंबर के पास में इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन का, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रिसर्चर तब यूज करता है जब उसके पास में टाइम की कमी होती है, उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पॉपुलेशन से जाके सैंपल को एक तरीके से उठाए, ठीक है, उसके पास टाइम कम होता है रिसर्चर के पास में। तो इसमें जो सैंपलिंग होती है रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है, उसको जिस तरह से सुविधा होती है वो उस तरह से सैंपलिंग कर लेता है, ठीक है। ये सैंपलिंग में टाइम कम लगता है, हैंडी होती है, हर पॉपुलेशन के मेंबर के पास इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन का। इसलिए हो सकता है कि अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से कोई रिसर्च की गई है तो उसमें एरर ज्यादा आए या ज्यादा बायसनेस आए। बायसनेस मतलब कि किसी एक तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा आ जाए, कि वो अगर आपने सपोज मैंने ये कहा कि जैसे रिसर्चर को दिल्ली से कुछ बच्चे उठाने हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, तो उसने अपने आसपास के ही बच्चे अगर उठा लिए, ठीक है, और अगर सपोज उसके आसपास के बच्चों में नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी ज्यादा है,
तो जो रिजल्ट आएंगे वो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के बच्चे उसमें उठा लिए हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बायसनेस होती है, एरर की संभावना ज्यादा होती है, बट ये तब यूज होता है जब रिसर्चर के पास में समय कम होता है, रिसोर्स कम होते हैं। अब इसके टाइप क्या है, पहला क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब सुविधा नमूनाकरण। रिसर्चर अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी सैंपल होता है वो लेता है पॉपुलेशन से। जैसे अगर मैंने ये कहा कि मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर दिल्ली से कुछ बच्चे उठाने हैं, तो मैंने जो रिसर्चर था उसने, वो दिल्ली का ही है और उसने अपने आसपास की ही लोकेलिटी से अगर कुछ लोगों को उठा लिया, तो वो उसका सैंपल हो जाएगा, बट वो सैंपल एक्चुअल दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट क्योंकि वो उसके घर के पास में था, तो उसको बहुत कन्वीनियंस होती है उस सैंपल के ऊपर काम करने के लिए, इसलिए उसने उसको उठा लिया। तो ये तुम्हारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, जो इजिली एक्सेस होगा उसी को चूज करना। सेकेंड है आपका पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। पर्पसिव मतलब उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग, मतलब जब हमें ये पता है कि हम सैंपलिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक प्रॉपर, एक हमारा जो भी मोटिव है हमें वो पता है कि हम क्यों सैंपलिंग कर रहे हैं। उस टाइम पे जो भी सैंपलिंग होगी उसको हम बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, बट इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर रिसर्चर को किसी बेगर्स पे रिसर्च करनी है, बेगर्स पे कुछ रिसर्च करनी है, तो रिसर्चर ने अपने आसपास पूछा कि मुझे बेगर्स कहाँ मिलेंगे, तो अगर लोगों ने 3 प्लेसेस बताए, तो वो उन्हीं 3 प्लेसेस पे गया और उसने वहां से सैंपल उठा लिए। उसने एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या क्या चीज उसे कहाँ कहाँ पे और बेगर्स मिल सकते थे, ठीक है, और कहाँ पे वो जा सकता था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वो गया और उसने वहां से जो भी सैंपल था वो उसने चूज कर लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी होती है पर्पसिव सैंपलिंग। इसमें हमें पता होता है कि हमारा क्यों हमें सैंपल चाहिए, और हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, जो हमें इजिली सैंपल मिल जाता है उसको हम उठा देते हैं। इसमें रिसर्चर अपनी जजमेंट यूज करेगा। ठीक है, जैसे बेगर्स का एग्जांपल दिया कि अगर उसको ही पता है कि बेगर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो वो चला गया, उसने कुछ भी और नहीं देखा, तो वो खुद का एक ओपिनियन बनाएगा, उसी के बेसिस पे वो सैंपल चूज करता है जाके। नेक्स्ट है आपका कोटा सैंपलिंग। तो रिसर्चर क्या करता है, एक एक स्पेशल कैटेगरी से कुछ लोगों को ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। जैसे कि मेल फीमेल की कैटेगरी है, तो उसने उससे कुछ लोगों को उठा लिया, और अगर मेल से कुछ लोगों को उठा लिया, फीमेल से कुछ लोगों को उठा लिया, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो बेसिक एक आइडिया है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, जो भी रिसर्चर है उसको जो भी इजीली अवेलेबल है। तो इसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के सारे टाइप्स में, बाय द रिसर्चर इज द ईज टू एक्सेस सैंपल पॉपुलेशन, कि वो कितनी आसानी से उसे कोई पॉपुलेशन मिल रही है, उस चीज को हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। और इसमें कोटा सैंपलिंग है, तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि हर कैटेगरी से वो कुछ कुछ लोगों को पिक करता है। ठीक है, ये आपका कोटा सैंपलिंग हो जाएगा। उसके बाद में है आपका एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सैंपलिंग, इसमें कोई पर्पस नहीं है, ये अपने आप जो एक होता नहीं है कि एक्सीडेंट से जो सैंपलिंग हो गई। फॉर एग्जांपल ये मेनली यूज होती है कि मार्केट प्लेस पे ये यूज होती है। जैसे कि अगर हमें ये यूज करना है, हमें पता करना है कि कितने लोग डव सोप का यूज करते हैं नहाने में, कितने लोग डव से नहा रहे हैं। तो हम किसी मॉल गए, वहां पे जो भी लोग निकल रहे हैं, हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप कौन सा सोप यूज करते हैं, तो उनने उसके बेसिस पे हमें जो भी मालूम चला, तो उसमें हमें तो ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग है कि हमारा कोई डिसाइड नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कि तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग आते गए हम उनसे पूछते गए, जो आते गए वो हम उनसे पूछते गए। हमारे हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम टारगेट पॉपुलेशन नहीं थी, बस हम रैंडम चले गए। हो सकता है उस मॉल की जगह हम दूसरे मॉल में चले जाते हैं, तो इवन हमारा मॉल भी नहीं फिक्स था कि हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग होती है। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है उसको कोई भी मिल जाता है, कैन कम अक्रॉस एनी पर्सन एंड दे मे नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। और ये भी हो सकता है कि जो सैंपल वो ले रहा है उसके पास जो रिसर्चर का एक्चुअल टॉपिक है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो,
बट क्योंकि ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग है तो जो हमें मिलता जाएगा हम उससे पूछते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। आप लोगों ने स्नोबॉल में ये देखा है कि जब माउंटेन से हम ऊपर से अगर आप छोटी मतलब छोटा एक स्नो का बॉल बना के नीचे फेंको ढलान पे, तो उसमें नई जो बर्फ है वो चिपक चिपक के वो जो स्नो बॉल है वो बड़ी होती जाती है। देखा है किसी ने ऐसा? यस मैम। Yes, ma'am. तो स्नोबॉल सैंपलिंग एक वही टाइप है जब यहाँ पे हमें क्या होता है कि इसमें रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता, जैसे कि उसको किस चीज पे रिसर्च करनी है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसे कहाँ से सैंपल मिल पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो कोई एक उठाता है बंदा, एक दो या तीन चार बंदे उठाएगा अपने सैंपल के लिए, और फिर वो उनसे कहेगा कि अगर आपके नॉलेज में कोई और हो तो मुझे बताना। जैसे मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूं, कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है फीमेल ड्रिंकिंग इशू पे, ठीक है, कि फीमेल्स को ड्रिंकिंग के बाद में क्या इशू होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं कि जो लाइक लिकर कंज्यूम करती हैं, बट सोसाइटल प्रेशर की वजह से या एक वो एम्बैरेसमेंट की वजह से वो उसको एडमिट नहीं करती कि आई एम कंज्यूमिंग लिकर, मैं लिकर कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मुझे दो लोग ऐसे मालूम चल गए कि हाँ मुझे पता है ये लेडी लिकर कंज्यूम करती है, तो मैंने उनको अपने पास बुलाया, मैंने कहा कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे इस पे आपके इनपुट्स चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने उनसे ही क्योंकि देखो अगर हमें अपने जैसों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है तो हो सकता है उनका सर्कल में और भी लोग हो ऐसी फीमेल्स जो लेकर कंज्यूम करती हो, तो रिसर्चर उनको बोलेगा कि आप अपनी फ्रेंड से बोलना कि क्या वो इसका पार्ट हो सकती है। तो इसमें जो सैंपल की जान पहचान से ही हमें और सैंपल मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास में बहुत कम सैंपल होते हैं, फिर उन्हीं सैंपल की हेल्प से हम आगे अपना और सैंपल कलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 तरह की सैंपलिंग किसमें हो गई? नॉन प्रोबेबिलिटी में। नॉन कौन कौन? प्रोबेबिलिटी में। हाँ, कौन कौन सी आई? कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। इन प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी इसमें से किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। सब क्लियर हो गया? सेकेंड वाला जो था पर्पसिव और जजमेंटल, इसमें अपने एग्जांपल क्या लिया था? बेगर्स का एग्जांपल देता कि अगर मुझे बेगर्स पे कोई स्टडी करनी है और मुझे पता है कि इस एरिया में बेगर्स मिल रहे हैं, तो मैं उठ के उसी एरिया में चली जाऊंगी, मैं और कहीं नहीं एक्सप्लोर करूंगी कि ये मुझे यहाँ भी मिल सकता है, मैं यहाँ भी जा सकती हूँ, ऐसा। मैम कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उन्हें अलग अलग? कन्वीनियंस में ये होता है कि हम मतलब हमें जो सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या सैंपल उठा रहे हैं। एक्सीडेंटल में हम ऐसे ही हमें जो लोग मिलते जाते हैं हम उनसे पूछते जाते हैं, हमें इसमें ये भी नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में हम जो सैंपल ले रहे हैं वो हमारी रिसर्च से जुड़ा हुआ है भी या नहीं है। बट इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या है, हमें पता है कि अच्छा ये जो है ये हमारे काम आ सकता है, तो इसलिए उसको हमने चूज कर लिया, इजीएस्ट एक्सेसिबल मेंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें क्या है एक्सीडेंटल में कि हमें पता भी नहीं है कि जिस जिस जो सैंपल ले रहे हैं वो हमारी रिसर्च से किसी भी तरह से एसोसिएटेड है भी या नहीं है, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट है? फिर देखो डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, कि जो भी हम सैंपल डिजाइन कर रहे हैं हम क्या टेक्निक उसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए बेसिकली 3 चीजें हमें हमें पता होनी चाहिए, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सैंपल इटसेल्फ, कि सैंपल क्या होगा, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि हम डिजाइन सैंपलिंग की डिजाइन कौन सी ले, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सैंपल से, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हमें डिजाइन करने में हमें किस टाइप की डिजाइन करनी है। सैंपल साइज हमारा क्या होगा ये भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सी सैंपलिंग यूज करें। जैसे कि अगर सपोज हम हमारे पास में बहुत ज्यादा साइज का सैंपल है तो उसमें हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं लगा सकते क्योंकि वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होती है, ठीक है।
How many people should ideally be surveyed? Large sample are likely to give more reliable result. जो बड़े सैंपल होते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय रिजल्ट देते हैं कंपेयर टू स्मॉल सैंपल में, ठीक है। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सैंपल बड़ा होगा तो उसको जनरलाइज करना ज़्यादा आसान होगा। अगर 100 लोगों में से मैंने 5 लोगों पे कोई सर्वे किया और मैंने जनरलाइज कर दिया कि बाकी के जो 95 लोग हैं ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो वो हो सकता है उतना एग्जैक्ट ना हो। बट अगर 100 लोगों में से मैंने 50 लोगों के ऊपर कोई सर्वे किया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि उसको जनरलाइज कर दें हम कि अच्छा ये 50 ऐसा कर रहे हैं तो ये 50 भी ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सैंपलिंग, कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज़ कर रहे हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज़ कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे सैंपल के डिज़ाइन को बनाने में हेल्प करती हैं। एक तो सैंपल खुद, दूसरा सैंपल साइज़, दूसरा सैंपलिंग टेक्निक, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें। नेक्स्ट है जो सैंपल साइज़ होता है कि हम क्या सैंपल साइज़ लें अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। जो नमूनाकरण का हम एक वो ले रहे हैं, साइज़ ले रहे हैं, हम क्या साइज़ लें, ठीक है, किस साइज़ पे हम सैंपलिंग करें, 4 पी पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टडी का पर्पस क्या है, कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, हम उसे किस लिए कर रहे हैं, हमें उसमें कितना प्रिसीजन चाहिए, कितनी एक्यूरेट स्टडी चाहिए हमें उसके लिए, ठीक है। तो एक तो डिपेंड करेगा पर्पस, 4 पी में से पहला पी है पर्पस, दूसरा पी है पॉपुलेशन, कि जो साइज़ और नेचर है पॉपुलेशन का, वो भी डिपेंड करेगा कि सैंपल साइज़ कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, हम कौन-सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, हमारे पास में कितना टाइम है, कितना बजट है, कितने रिसोर्स हैं, उस हिसाब से हम सैंपल साइज़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर रिसर्चर के पास में टाइम कम है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे जाता है, ठीक है। तो कौन-सी प्रक्रिया अपनाएँगे डिपेंड करेगा टाइम कितना है, आपके पास बजट कितना है रिसर्च को करने के लिए और रिसोर्सेज़ कितने हैं। नेक्स्ट है पब्लिशिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडीज़, कि आप जो भी सैंपल लेके उस पे सर्वे कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आप उसको कहाँ पब्लिश कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करेगा सैंपल साइज़ चूज़ करने के लिए। द मोर हेटेरोजेनियस, इसका मतलब होता है विषम पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, और डाइवर्स पॉपुलेशन, द बिगर शुड बी द सैंपल साइज़, ऐसा है ये। अगर आपका जो पॉपुलेशन है बहुत डाइवर्स है, उसमें अलग-अलग तरह के लोग हैं, तो आपका जो सैंपल साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए ताकि वो जितनी भी डाइवर्सिटी है आपके ग्रुप में, उन सबको रिप्रेज़ेंट कर सके, ठीक है? तो सैंपलिंग खत्म हो गया, सैंपलिंग में अब कुछ नहीं बाकी है इसके सिवा। सैंपलिंग में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछो। दीपाली शर्मा, यस मैम। आप स्टार्टिंग से क्लास में थी? मैम मैं आधे में स्टार्ट करी थी, मैं 9:25 को। 9:25 को स्टार्ट किया था, क्यों? आप लेट क्यों हो गई क्लास में? मैम मुझे मेरा नहीं जमता, सुबह बच्चे रहते हैं ना, सब नाश्ता वाश्ता घर का काम, इसलिए सिर्फ मैं क्लास सुनती हूँ, मतलब फिर नोट्स बाद में बनाती हूँ। ओके। हिमांशु? ओके मैम।